हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लास 12th केमिस्ट्री में विद्युत रसायन में आज हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में जानेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट में ECS कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, चूंकि ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्लास 10th में ये उतना डिटेल में नहीं दिया रहता है जितना कि आपका फाइनल में है, इंटर में। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इससे 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। पहला तो क्वेश्चन थ्योरी आता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं और इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है, या तो उसके विशेषता से संबंधित कोई वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देता है थ्योरेटिकल, या तो बहुविकल्पी पूछता है MCQ। ठीक है, जिसमें 90+ चांस होता है MCQ क्वेश्चन इसके आने के, लेकिन ये जान लीजिए पेपर में आता जरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए, यही है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में, या ये भी कह सकते हैं कि जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव के क्रम में क्रमबद्ध कर दिया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होगी। उसी श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, क्रमबद्ध करने का क्या मतलब है? क्रमबद्ध करने का मतलब है या तो आप उनको बढ़ते क्रम में रख दें या तो उनको घटते क्रम में रख दें। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी का चार्ट है। इसमें हाइड्रोजन को मानक मानकर यह श्रेणी बनाई गई है। कारण है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। ठीक है, तो उसमें किया क्या गया कि हाइड्रोजन को पैमाना माना गया और उसके ऊपर कुछ धातुओं की सीरीज रखी गई और हाइड्रोजन के नीचे कुछ धातुओं की सीरीज रखी गई। हाइड्रोजन के ऊपर जितनी भी धातुएं रखे गए वो ज्यादा सक्रिय धातु थे और जो हाइड्रोजन के नीचे के धातुएं हैं उनकी सक्रियता कम है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने लिखा ना विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा होगी कि जब तत्वों को, परिभाषा सुन लीजिए, जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव के क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी विशेषता पर। अब इसकी विशेषता क्या कहती है? इसकी विशेषता ये कहती है, पहली विशेषता आप यहां पे देखिए, इसकी पहली विशेषता ये कहती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है? अधिक होती है, और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं होते हैं उनकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं? आपको कुछ धातु दे देंगे और उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान दे देगा, और देने के बाद आपसे कहेगा कि बताइए कि इनमें सबसे सक्रिय धातु कौन है, या उन धातुओं को उनके सक्रियता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसे पूछेगा। तो जैसा कि देखिए यहां पे जो पहली विशेषता है मैंने यही लिखा जो मैंने आपको बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अधिक सक्रिय और नीचे स्थित धातुएं कम सक्रिय होते हैं। लेकिन इनके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने का एक तरीका है, आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब आप हाइड्रोजन से ऊपर जा रहे हैं
तो देखेंगे कि इनकी ऋणात्मकता बढ़ रही है, मैथ के अकॉर्डिंग घट रही है। यहां पे मैथ को मत इन्वॉल्व करिए भाई, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ऋणात्मकता बढ़ती जा रही है, नीचे जाने पे क्या हो रही है, घट रही है। लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऋणात्मकता घट रही है, ठीक है। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वह तत्व उतना ही अधिक सक्रिय होगा, वह तत्व उतना ही अधिक क्या होगा, सक्रिय होगा। और हम ये देख रहे हैं कि मैंने बोला कि हाइड्रोजन के नीचे जाने पर सक्रियता घटती है, तो इसका यह मतलब है कि देख रहे हैं कि जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो धनात्मकता बढ़ रही है। तो यानी जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा, वो उतना कम सक्रिय होंगे। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी पहली विशेषता का न्यूमेरिकल अगर आपको लगाना है तो आपको एक लाइन याद रखना है, जितना ज्यादा ऋणात्मक तत्व होगा उतना ज्यादा वो सक्रिय होगा। ऋणात्मक का मतलब उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा, और जितना ज्यादा उसके मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होगा, वह उतना कम सक्रिय होगा। तो वही बात मैंने इसमें केवल लिखा है, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे देखिए यहां पे क्या लिखा है, लिखा है कि चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः आपको दिए गए, और कह रहा है कि इन धातुओं की घटती सक्रियता का क्रम है। अब देखिए आपको चार ऑप्शन दे दिया, अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि मैंने सॉल्व किया है। तो देखिए पहला काम आप करेंगे कि जो चार धातु आपको दिए गए हैं, जैसे देखिए ए का दिया है प्लस 1.5 वोल्ट, बी का दिया है माइनस 2.0 वोल्ट, सी का दिया है प्लस 0.34 वोल्ट और डी का दिया है माइनस 0.76 वोल्ट दिया है। अब कह रहा है कि इनको इनके सक्रियता के घटते क्रम में रखना है। तो घटते क्रम का मतलब पहले सबसे ज्यादा सक्रिय, तो पहले सबसे ज्यादा सक्रिय कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने आपको तरीका बताया कि जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू में जो जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ज्यादा सक्रिय होगा। तो सबसे ज्यादा ऋणात्मकता किसकी है, बी की, तो बी सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। तो देखो बी हमने यहां पे लिखा। फिर बी के बाद कौन है, डी, तो मैंने डी लिखा। डी के बाद धनात्मकता में सी है, मैंने सी लिखा। ए की धनात्मकता सबसे ज्यादा है इसलिए वो सबसे कम सक्रिय है। तो ये अरेंजमेंट हमने कर दिया, तो मैंने ऑप्शन चेक किया तो हमारा दिखा सी। तो ऐसे ही आपको लगाना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 5 तत्व दिया ए बी सी डी ई और उनके मानक अपचयन विभव का मान भी आपको दे दिया, सब कुछ दिया रहेगा। अब कह रहा है कि इनको बढ़ते हुए सक्रियता के क्रम में लिखिए। तो आप कुछ मत करिए, बस जो वैल्यू दिया है उनको उतार लीजिए। ए की वैल्यू माइनस 1.36 वोल्ट, बी की वैल्यू प्लस 0.32 वोल्ट, सी का प्लस 1.36 वोल्ट, डी का माइनस 0.42 वोल्ट, ई का दिया है माइनस 2.26 वोल्ट, ठीक है। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा हमको किस क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले सबसे कम सक्रिय, लास्ट में सबसे ज्यादा सक्रिय। तो सबसे कम सक्रिय वो होगा जो सबसे ज्यादा धनात्मक होगा। खोजो सबसे ज्यादा धनात्मक वाले को, तो हमको लगता है सी है। तो देखो सबसे कम सक्रियता सी की है। सी के बाद कौन धनात्मक है भाई, बी, तो उसके बाद हमने बी रखा। अब ऋणात्मक में जो सबसे ज्यादा ऋणात्मक होगा, सबसे ज्यादा सक्रिय, तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक ही है, देखो इसलिए सबसे ज्यादा है। उससे पहले देखो क्या है यहाँ पे, डी है, डी के बाद आएगा ए और ए के बाद क्या आएगा, ई। ये तो क्रम आप अरेंज कर ही लेंगे, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की पहली विशेषता पे ये 2 टाइप के ऐसे ही प्रश्न आएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में करे क्या कि ये वैल्यू बदल दे, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे हम चलेंगे। अब देखिए इसकी दूसरी विशेषता पे आएंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की दूसरी विशेषता यह कहती है कि जितने भी तत्व हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनकी क्रिया अगर हम अम्ल से कराएं तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, और जितने तत्व हाइड्रोजन से नीचे हैं अगर उनकी क्रिया हम अम्ल से कराएं तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। अब आप कहेंगे कारण, तो कारण वही सक्रियता है।
हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं ज्यादा सक्रिय हैं, हाइड्रोजन से नीचे जितने हैं वो कम सक्रिय हैं। वो ज्यादा सक्रिय होने के कारण अम्ल से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, कम सक्रियता के कारण वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा गया दूसरी विशेषता में कि ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, परंतु हाइड्रोजन के नीचे की स्थित धातुएं ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान दीजिए। लिखा है कि कारण सहित बताइए कि निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं। आपको रिएक्शन दे दिया। इस रिएक्शन में यह दिखा रहा है कि जो आयरन हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो क्या यह हो सकता है, यह बस पूछना चाहता है विथ रीजन। तो यह हो सकता है क्योंकि अगर आप ECS श्रेणी देखें विद्युत रासायनिक, तो उसमें जो आयरन होगा वो हाइड्रोजन से ऊपर होगा। तो जब हाइड्रोजन से ऊपर होगा तो अभी आप जान रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर है तो ज्यादा सक्रिय होगा, और आप जानते भी हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया संभव है क्योंकि आयरन ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, ठीक है। और हम जानते हैं ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। बस यही लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि कारण सहित बताइए कि निम्न अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो देखिए आपको अभिक्रिया में दिखा रहा है कि मरकरी है सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया। क्या ये ऐसा हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता क्योंकि मरकरी आप देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, तो कैसे अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। चूंकि रिएक्शन में आपको दिखाया गया है तो आपको तो यही बताना है कि वो रिएक्शन सही है या गलत। तो रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है मरकरी। जब मरकरी नीचे है और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते। तो हर विशेषता पे इसके क्वेश्चन है, इसीलिए मैं विशेषता बता रहा हूं, उससे रिलेटेड प्रश्न बता दे रहा हूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। इसी क्रम में तीसरी विशेषता इसकी क्या कहती है? इसकी तीसरी विशेषता यह कहती है कि अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आए तो देखेंगे कि श्रेणी के बगल में हम ऐसे एरो नीचे की तरफ बनाए होंगे, तो उस समय आक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी और अपचायक क्षमता घटेगी। यानी ECS में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता का मान बढ़ता है, अर्थात ECS में जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो धनात्मकता बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा धनात्मक होता है उसकी आक्सीकारक क्षमता उतना ही अधिक होती है। अब इस पे भी प्रश्न आता है, तो आपको करना क्या है कि प्रश्न वैसे ही पूछेगा, आपको कुछ तत्व दे देगा, उनके मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव के मान दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए इनमें प्रबल आक्सीकारक कौन है, या आक्सीकारक के क्रम में इनको क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जिनका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा वो उतना ज्यादा क्या होंगे, प्रबल आक्सीकारक होंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया ना, तत्वों A, B, C तथा D के मानक अपचयन विभव के मान आपको क्रमशः दिया और आपसे कह रहा है कि बताइए इनमें सर्वाधिक प्रबल आक्सीकारक कौन है। तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले जो वैल्यू दिया उनको उतार लीजिए और उतारने के बाद देखिए कि उसमें सबसे ज्यादा धनात्मकता किसकी है। तो सबसे ज्यादा धनात्मकता हमारे अकॉर्डिंग B की है। सबसे ज्यादा धनात्मकता किसकी है? B की है, इसलिए सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होगा? B होगा। ठीक है, ये इसकी तीसरी विशेषता थी। अब आते हैं हम चौथी विशेषता पे, ध्यान दीजिए। चौथी विशेषता यह कहता है कि अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाएं तो अपचायक क्षमता बढ़ेगी, और जब अपचायक क्षमता बढ़ेगी तो आपको यह भी मालूम है कि नीचे से ऊपर जाने पर ऋणात्मकता बढ़ती है। यानी जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना प्रबल अपचायक होंगे। वही बात हमने यहां पे लिखा। ठीक है, और क्वेश्चन वैसे ही आएगा। 3 धातुओं A और B, C के मान आपको दिए हैं इलेक्ट्रोड विभव के। अब कह रहा है कि इनको अपचायक शक्ति का क्रम बताइए। तो देखिए 3 धातु आपको दे दिया, सबकी वैल्यू दे दिया। अभी आपने क्या कंसेप्ट बनाया, जितना ज्यादा ऋणात्मक उतना प्रबल अपचायक। तो ये कह रहा है
आपको 4 ऑप्शन दिया और ये ऑप्शन घटते क्रम का दिया है। किस क्रम का दिया है? घटते क्रम का दिया है, यानी हमको इनको घटते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा घटते क्रम में अरेंज करना है, तो जिसकी ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, घटते क्रम का मतलब सबसे पहले ज्यादा प्रबल और उसके बाद दुर्बल, तो सबसे ज्यादा ऋणात्मकता बी की है, इसलिए इसकी अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद कौन है? सी, तो फिर सी, और फिर उसके बाद कौन है? ए। तो देख रहे हैं पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ये है इनकी चौथी विशेषता थी। इसमें और भी विशेषता है, 2 विशेषता इसके और बचे हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।